नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट से उम्मीद। आज हमारी जो थीम है, जो हमने सेक्टर चुना है, वो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। क्योंकि अगर सरकार का फोकस कहीं ना कहीं इस बजट पे होगा तो वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस सेक्टर पे जरूर होगा। देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर जो भी हो, लेकिन जीएसटी जब आएगा, जब रोल आउट होगा, उम्मीद ये है कि जल्द हो जाएगा, सरकार का उस पर ध्यान है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेक्टर आता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट जो एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें एक उभरता हुआ सेक्टर और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड, वो इलेक्ट्रिकल या मैं कहूँ हाउस होल्ड अप्लायंसेस से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो दर्ज कर सकती हैं। ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है इन कंपनियों की। लेकिन मुद्दा है कि बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ चुनौतियां इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के सामने हैं। इस पे बात करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा। धवल पी व्यास जो मौजूद हैं ही, साथ साथ कौस्तव पास्कर जी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस पे बात करने के लिए मेरे साथ शेखर बजाज जी होंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज इलेक्ट्रिकल्स के, और मेरे सहयोगी अंचल मेरे साथ मौजूद हैं रिसर्च लेकर। अंचल, सबसे पहले मैं आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले अंचल आपके पास आता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, सबसे पहले ये बताएं बजट में उम्मीदें क्या हैं कंपनियों की? शुक्रिया। देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी उम्मीद रहेगी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। और अगर मेक इन इंडिया ब्रांड को, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और पुश करना है, तो जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि जो टैक्स जो स्लैब है उसमें कुछ रियायतें मिलती हुई दिखें। साथ ही साथ ओवरऑल जो उत्पादन है उसको बूस्ट करने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंडिंग की। और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की लगातार मांग रही है सरकार से कि आसान शर्तों पे फंडिंग प्रोवाइड की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए और मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए। वो एक और विश लिस्ट में रहेगा इस बार हाउस होल्ड अप्लायंसेस कंपनियों के लिए। इसके अलावा देखिए, जो ये सेक्टर है, यहाँ एक इन्वर्टेड ड्यूटी पिरामिड चलता है, यानी जो आपका कच्चा माल है उस पर ज़्यादा ड्यूटी लगती है। तो कहीं ना कहीं उस ड्यूटी को थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूर मांग है। कहीं ना कहीं जो बर्डन है, कच्चे माल के दाम जिस तरह से बढ़ेंगे उसका इंपैक्ट जो कंपनियों पे आता है, मार्जिन्स डिप्लीट होते हैं और कहीं ना कहीं उसे निगेट करने के लिए कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ते हैं। तो कहीं वो एक बड़ी मांग है सेक्टर की इस समय की, जो कच्चे माल पर लागत है, कच्चे माल पर ड्यूटी है, उसे थोड़ा रिड्यूस किया जाए। साथ ही साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखिए, विदेश से सस्ता माल, आपका जापान, आपका चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से ताइवान से सस्ता होम अप्लायंसेस का जो डंप होते हैं उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस आ सके, जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो compete कर सके फेयर प्लेइंग फील्ड में। वो एक बड़ी मांग रहेगी इस बार सेक्टर की। एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर क्या किया जाता है वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। लगातार हमने देखा है कंपनियों ने काम किया है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, एलईडी लाइटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कामकाज किया जा रहा है, तो वहाँ पे किसी इंसेंटिवाइजेशन होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। और एसईजेड्स, देखिए अभी तक आपके एसईजेड्स नॉर्मली आते थे जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स रहते थे, बड़े सेक्टर रहते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार ये उम्मीद हाउस होल्ड स्पेस भी कर रहा है कि उनके लिए एक स्पेसिफिक, बेशक बहुत बड़ा बिग स्केल एसईजेड ना हो, लेकिन हाँ एसईजेड के क्राइटेरियाज में इनको भी डाला जाए। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए जो टैक्स है, जो फंडिंग है, उसको लेके भी कुछ अनाउंसमेंट्स की उम्मीद की जा रही है इस बारी की बजट में। चलिए, तो ये कुछ आपने चुनौतियां, इनफैक्ट जो आपने बजट से उम्मीदें बताई जो इस सेक्टर की हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रियायतें दे सकती है सरकार। ऊपर से जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें कच्चे माल पे ये कहीं ना कहीं फोकस में होगा कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को किस तरीके से अब कम किया जाए। कंपनियों की कुछ जो लागत है उसको कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि बजट से उम्मीदें बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है सरकार को, तो ये जो कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी जो कंपनियां, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं, इनको खासा तवज्जो सरकार को देनी होगी। लेकिन अंचल, अब आप ये बताएं कि चुनौती भी तो है सेक्टर के लिए, क्या कुछ चैलेंजेस इस समय ये इंडस्ट्री फेस कर रही है? बिल्कुल रजत, चुनौतियां भी हैं, विश लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। एक तो आप ऐसी स्पेस में, एक सेक्टर ऐसी स्पेस में है जहाँ पे कंपटीशन की कमी नहीं है, और कंपटीशन सिर्फ आपके घरेलू मैन्युफैक्चर से नहीं, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लागत को लेकर जो बातचीत चलती रहती है, मार्जिन कहाँ से 1% का मार्जिन आप डिराइव करें, वो क्रिटिकल हो जाता है। और वो सबसे बड़ी चुनौती है कंपनी की, अपने मार्जिन इस सेक्टर में अपने आप को मेंटेन करना। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन हो, उसके बाद एकदम से डिमांड स्लिप कर गई, कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखना एक बड़ी चुनौती इस समय सेक्टर के पास। इसके अलावा आप देखिए, ओवरऑल कंपनी के जो टैक्स पे आउट्स हैं कंपनियों के, वो काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। और वो कहीं ना कहीं नॉर्मली होता क्या है, छोटी कंपनियां कोशिश करती हैं जितने ज़्यादा अपने टैक्स को बचा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर इस तरह
तरह से बना हुआ है कि आपका मैक्सिमम टैक्स निकल जाता है आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, तो उसको वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है कंपनियों पर अक्रॉस द बोर्ड। वो एक बड़ी चुनौती है इस समय सेक्टर के सामने। जैसा कि मैं कह रहा था, कंपटीशन, देखिए विदेश से आपके सस्ते मैन्युफैक्चरिंग के साथ आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, और उनसे compete अगर आपको करना है तो आपकी भी मैन्युफैक्चरिंग, या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो या फिर उन प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा चीज़ है। 2016 में हमने अक्रॉस देखा कि काफ़ी मुश्किल रही कंपनियों को, जो इंटरनेशनल इंपोर्ट्स हो रहे थे किचन अप्लायंसेस के, छोटे छोटे हाउस होल्ड अप्लायंसेस के, वो सस्ते थे, और जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स थे वो उसे compete नहीं कर पा रहे थे। हर बारी प्राइस रिवीजन रजत एक ऑप्शन नहीं रह जाता, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चुनौती है इस समय इस सेक्टर के सामने कि किस तरह से अपनी कम्पिटिटिवनेस को बनाए रखें। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी एक भारी जो बर्डन है कंपनियों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी हुई है, और ये आज से ही नहीं, काफ़ी समय से इनके सर पे जो कस्टम ड्यूटी का बोझ है वो कहाँ तक ईद होता है, वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। और ओवरऑल देखिए, जैसा कि बार बार कह रहा था, ऊंचा टैक्स रेट है, आप मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स पे आउट कर रही हैं कंपनियां, उसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं डेंट कर रहा है। तो नेट नेट अगर आप इसे सम अप करें तो आपको कंपटीशन से डील करना पड़ रहा है जो आपके हाथ में नहीं है, जो सस्ता माल प्रोवाइड कर रहा है, आपको हैवी टैक्स पे आउट करना पड़ रहा है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं, आपको जो आपका कच्चा माल है उस पर आपका ज़्यादा हैवी टैक्स पे आउट है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा साथ ही साथ आप देखिए तो ओवरऑल कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रेशर आप पे डाल रही है, तो कहीं ना कहीं सेक्टर के सामने इस समय बहुत सारी चुनौतियां। चलिए, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, और अब हमारे साथ शेखर बजाज जी, CMD बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मौजूद रहेंगे। साथ साथ कौस्तव पवारकर मेरे साथ मौजूद हैं, और धवल पी व्यास जी मेरे साथ मौजूद हैं। कौस्तव, आपके पास मैं आता हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाउस होल्ड अप्लायंसेस सेक्टर का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उतना ही चैलेंजेस भी कंपनियों के पास हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में सरकार अगर फोकस करेगी इस इंडस्ट्री पे, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज होने चाहिए जो आप फोकस करेंगे कि ये हाईलाइट पॉइंट्स रहे इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए? बिल्कुल, जैसे कि टैक्स स्लैब के बारे में हमने कहा कि बिकॉज डिमोनेटाइजेशन के कारण डिमांड Q3 Q4 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका काफ़ी इम्पैक्ट होगा डिमांड पे। तो बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स स्लैब में चेंजेस ला सकते हैं, जिसके कारण डिमांड इम्प्रूव हो सकते हैं, और उसका बेनिफिट हम कमिंग क्वार्टर्स में देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूँ इज़ अबाउट द एंटी डंपिंग ड्यूटी। बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी सारे जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है जो दूसरे देश से आ रहे हैं, वो काफ़ी लो प्राइस पे आ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक कंपनीज पे है, उसका इम्पैक्ट उस पर हो रहा है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स पे, अगर हम छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए, तो उसका एक कम्पिटिटिव लेवल है वो बढ़ जाती है। कौस्तव, मैं आपके पास एक बार वापस आऊंगा, क्योंकि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं शेखर बजाज जी, CMD बजाज इलेक्ट्रिकल से। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बजट एक्सपेक्टेशंस पे ये शो कर रहे हैं, और क्योंकि आप एक लीडिंग प्लेयर है तो आपसे बात करना उतना ही जरूरी हो जाता है। पहले तो आप ये बताएं कि इस बार बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? तो क्लियरली जो बजट है वो मार्केट के लिए है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट सामने दिख रहे हैं, और प्लस जो GST आने वाला है, इसलिए मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो GST के रेट होंगे इसमें उन लोग को जो एडजस्ट करना है, जो प्रोडक्ट को जो GST में करना है। शेखर जी, मेरे को आपके पास एक बार फिर से आना होगा, आपका ऑडियो फिलहाल क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेक्टर है, ये बजट से आखिरकार सरकार से चाहता क्या है कि ग्रोथ भी बने और नौकरियों के ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प खुलें भारत में। वो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा है इस समय बजट से जुड़ा हुआ। कौस्तव, आपने बात कंप्लीट कीजिए। आप जो कह रहे थे कि इंडस्ट्री के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं और बजट से एक्सपेक्टेशंस। या जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि काफ़ी मतलब जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं वो काफ़ी कम प्राइसेस पे है जो बाहर के कंट्रीज से आ रहे हैं, और उसके कारण जो कम्पिटिटिव प्राइसिंग लेवल है उस पर कुछ काफ़ी बड़ा गैप है। तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं तो आई थिंक ये सब कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ सकती है मार्केट में, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। आई थिंक GST भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के, बिकॉज
जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड जो प्लेयर्स है उनमें जो प्राइसिंग गैप है वो बहुत ज़्यादा है छोटे अप्लायंसेस में अभी मार्केट में। जीएसटी आने के बाद वो प्राइसिंग गैप में थोड़ा वो नैरो हो सकती है और उसका बेनिफिट आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे कंपनीज को हो सकता है जो छोटे अप्लायंसेस में है, छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में है आगे चल के। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा एक मेन मुद्दा कौस्तुभ जी ये भी है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और बिल्कुल कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो चुका है। एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हमको इस इंडस्ट्री में आता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि कंपनियां उस चुनौती से कैसे निपटती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वो कैश कंपोनेंट के जरिए आता था, लेकिन अब डिजिटल इकोनॉमी पर थ्रस्ट सरकार का बहुत स्ट्रांग है और कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शेखर बजाज जी हमारे साथ मौजूद है। बजाज साहब बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर बताएं, ये बजट से जो एक्सपेक्टेशन में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की मुख्य मांगे इस समय सरकार के सामने क्या हैं? हम चाहते हैं कि जीएसटी जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस जो हैं वो अवॉइड हो जाते हैं और जो बिना बिल के, जो बिना ऑफिशियल जो नहीं करते हैं बिजनेस, वो सब लाइन पर आ जाएंगे तो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा कंज्यूमर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे। तो उस हिसाब से हम चाहेंगे कि जीएसटी जल्दी से जल्दी आए, ये सबसे पहले। सेकेंड है कि जो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आए, तो मैं चाहता हूँ कि जो रेंज है जिसमें जो फर्स्ट स्लैब है जो टैक्सेशन का, जो 10% वाला टैक्स है, वो 2 लाख से मे बी 10 लाख 15 लाख तक अगर उसको वो 10% रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि हम 10% टैक्स दे दें और हमको फिर ये सब ब्लैक मनी और ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। तो जो फर्स्ट स्लैब में 2 से 3 लाख करते हैं तो उससे क्या होता है कि लोग बोलते हैं अब फिर 20% आ जाएगा तो वो बचाने चाहते हैं। पर अगर आप रेंज बड़ा रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। राइट सर। दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो अभी बजट आएगा तो उसमें कम से कम जो लोग हैं वो ज़्यादा कम से कम लोग जो हैं जो टैक्स इवेजन करने में अगर ये आता है तो वो अवॉइड करेंगे। और दूसरा कि जो आप बता रहे थे एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में जो मेक इन इंडिया का जो पूरा कंसेप्ट है वो बहुत अभी बढ़ोतरी होने का मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं वो चाहते हैं कि चाइना के साथ उनके रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो चाइनीज़ मटेरियल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आने से उनको खुद तो अमेरिका में बनेगा नहीं, तो वो कोई और कंट्री जब देखेंगे तो इंडिया जो है वो सबसे सूटेबल कंट्री है लैंग्वेज के हिसाब से, कम्पिटिटिवनेस के हिसाब से। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकेंगे अमेरिका के लिए, मैं मानता हूँ। तो इसीलिए मेक इन इंडिया जो है उसका काफ़ी अच्छा असर हो सकता है। सर ये जो आपने 3 पॉइंट्स गिनवाए जिसमें आप चाइनीज़ गुड्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट निगेट करने के लिए आप बोल रहे हैं कि टैक्स स्लैब्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए और साथ साथ जीएसटी जल्दी से जल्दी उस पर कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए और वो बिल जल्दी पास हो जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जीएसटी तो गेम चेंजर है ही पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी एक और पॉइंट था कि दूसरा कि अगर हम ब्लैक मनी कम करना चाहते हैं तो जो रिच फार्मर्स हैं उस नाम से जो एग्रीकल्चर इनकम में जो टैक्स फ्री होता है तो उसमें लॉट ऑफ उसमें लोग चीट करके और उसमें इनकम दिखा देते हैं। तो जो भी लिमिट करना है 10 लाख 20 लाख करके, पर जिसकी उससे ज़्यादा इनकम हो दे शुड ऑल्सो कम इन द टैक्स ब्रैकेट। एग्रीकल्चर के नाम से कई इंडस्ट्री वाले भी एग्रीकल्चरर्स बन के और टैक्स नहीं भरते हैं, तो इसलिए टैक्स हर को देना चाहिए, चाहे रिच फार्मर हो चाहे रिच बिजनेसमैन हो। सर ये जो आपने पहला पॉइंट कहा था जीएसटी का, देखिए इससे कहीं ना कहीं मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर जो उसमें तो कमी होगी ही, लेकिन जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इस समय इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है जिसमें कच्चे माल पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स हेवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं, फिलहाल कितना अगर जीएसटी रोल आउट हो गया या फिर सरकार से आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कितना चांस है कि इससे लागत कम होगी, या फिर कितना परसेंटेज टर्म्स में आप क्वान्टिफाई करके बताएं कि कितना जीएसटी रोल आउट होने के बाद इफेक्ट पड़ जाएगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का?
इनिशियली हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया है कि हम लोग का कोई खास इतना बचेगा नहीं, क्योंकि हम जो मेजर आइटम जो है वो एक्साइज फ्री जोन से लेते हैं, तो इसलिए हमको इतना फ़ायदा नहीं होगा। पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 साल में जो 18% है वो हो सकता है 16% तक आ जाए। तो वो जो है वो जितना भी आएगा वो हम मार्केट में पास ऑन करेंगे, क्योंकि आज मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। तो कोई कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा अगर सेल्स टैक्स और ये जीएसटी जो है वो कम होगा, तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जाएगा, ये मैं मानता हूँ। अच्छा सर, ये जो कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने पे अब कहीं ना कहीं सरकार का फोकस बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है, ये आपकी इंडस्ट्री पे क्या इसको पॉजिटिव साइड पे समझें या फिर नेगेटिव साइड पे? क्योंकि जहां तक इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के जरिए होती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ कि हम लोग को अभी एक हमारी छोटी सी एक अच्छा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है गोरखपुर में है, उसका कि जो ये कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उससे उसका सेल 2-3 टाइम्स हो गया, क्योंकि छोटी जगहों में लोग जो माल लेते थे तो वो कैश में भेजते थे, कैश में वो माल आता था, उसका ट्रांजैक्शन होता था। तो अब ये कैशलेस में आराम से आप आरटीजीएस से या पेटीएम से जैसे भी पेमेंट करो, एक बार साइकोलॉजिकली है जिसने कभी किया नहीं है वो बोलता है कि मैं कैसे करूँगा, पर एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो मैं देखता हूँ कि उसमें एडवांटेज ही एडवांटेज है। उसमें अकाउंटिंग भी प्रॉपर होती है, अगर टैक्स रेट कम हो गए तो टैक्स भी वो भरेगा 10%, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, और लोग जो है ज़्यादा आराम से बिजनेस कर सकेंगे। आज जो पूरा जो पैरेलल इकोनॉमी है वो कम हो जाएगी, ये मैं मानता हूँ कि बहुत फ़ायदे का है देश के लिए। चलिए सर, मैं अंचल का बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, जीएसटी की तरफ ही आपको वापस ले चलता हूँ। इस समय क्या करंट टैक्स पे आउट, किस दर से कंपनी टैक्स पे कर रही है, सेक्टर में क्या एवरेज टैक्स पे आउट है, और जीएसटी में किस टैक्स स्लैब में आप अपने आप को फीजिबल मानते हैं, यानी 5%, 12%, 18%, किन इन तीनों में से किस टैक्स स्लैब में आप अपने आप को ज़्यादा फीजिबल मानेंगे? देखिए, हमारे पास पूरा रेंज है, तो अप्लायंसेस का अलग होगा सिचुएशन, लाइटिंग का अलग होगा, एलईडी अगर है लाइटिंग में तो एलईडी का रेट कम होगा, पंखे का अलग होगा, लुमिनस का अलग होगा, प्रोजेक्ट बिजनेस डिफरेंट है, तो इसलिए कोई एक एवरेज रेट होता नहीं है। हर बिजनेस के हिसाब से जिसमें कि देश में प्रगति हो सके, जहाँ की मासेस को बेनिफिट मिल सके, उसको ख्याल में रखते हुए, एनर्जी सेविंग को ख्याल में रखते हुए अपने को जो रेट जीएसटी तय होगी वो इसको ख्याल में रखते हुए करेंगे, तो उससे देश को भी फ़ायदा है और जो आम जनता है उसको भी फ़ायदा मिलेगा उसका, ये मैं मानता हूँ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपने एक अंत में बात बहुत महत्वपूर्ण की कि इंसेंटिवाइज करना होगा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जो सरकार ने अभी तक नहीं उसको ठीक तरीके से किया है, उसको लागू करना और बजट में उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। तो अंचल, जैसे भी बात हो रही थी, बात तो वही है कि जीएसटी रोल आउट तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट हो ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल अभी देखें पिक्चर तो ये जो मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है ये बहुत हिट कर रहा है इंडस्ट्री को। बिल्कुल रहे, देखिए आपने इनसे भी सुना किस तरह साफ तौर पे कह रहे थे मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है, लेयर्स में टैक्स पे आउट हो रहा है, हर सेगमेंट में अलग लग रहा है, और उसका इम्पैक्ट नेट कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स कॉम्प्लिकेट होता जाता है कंपनीज अपने मार्जिन रिटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज ये जरूर है, उन्हें साफ तौर पे कहा, सेक्टर उम्मीद कर रहा है इंसेंटिवाइजेशन। काफी समय से इस पे बातचीत चल रही थी, पिछले साल बजट में उम्मीद थी शायद कुछ होता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब काम काफी हो चुका है। आप एलईडी सेगमेंट को ही देखिए, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बीते एक साल में जो सेगमेंट नेसेंट स्टेज में था, आज की डेट में एक एमिनेंट सेगमेंट बन गया है, रेवेन्यू जनरेटर बन गया है। तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट की तरफ जो आप जितने ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसको इंसेंटिवाइज करना अब एक बड़ी मांग हो गई है इस समय सेक्टर के लिए, कि किस तरह से गवर्नमेंट उसे परसीव करती है और किस तरह से कंपनियों को फायदा होता है बेहतर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स फटाफट से अंचल आप बता दें इस वाले सेक्टर पे जो इसमें रूल कर रहे हैं और जहां पर वैल्यूएशंस कंफर्ट है। देखिए कई सारे शेयर हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल से ही शुरुआत करूंगा। आप अगर इसकी करंट वैल्यूएशन देखें,
करीब 24-24 रुपए की ईपीएस कमांड करती है कंपनी। हाँ, लेकिन पी थोड़ा स्ट्रेस्ड है, 37 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये बीते साल भर में जो तेजी आई थी उसकी वजह से। वहीं दूसरी ओर हेवल्स 19 रुपए, 19.5 रुपए का ईपीएस है, लेकिन 18, 18.5 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है। सेक्टर के कंपैरिजन में इस समय हेवल्स काफी सस्ता है। वहीं दूसरी ओर एवररेडी महज 7 रुपए की ईपीएस होल्ड करता है, लेकिन अगर आप पी मल्टीपल देखिए 24 रुपए से 24 के मल्टीपल से ज्यादा में ट्रेड कर रहा है। वी गार्ड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए इस सेक्टर में बीते एक साल में, लेकिन उसके मल्टीपल साफ दर्शा रहे हैं। ऑलमोस्ट 44 के मल्टीपल्स में वी गार्ड ट्रेड कर रहा है, जबकि 3.25 रुपए की ईपीएस होल्ड करता है। और सूर्या रोशनी 14 रुपए, 14.25 रुपए की कैश 14 रुपए की ईपीएस होल्ड करती है कंपनी। वहीं मल्टीपल अगर आप देखें तो 13 साढ़े 13 का मल्टीपल है। तो सेक्टर अभी वेल पॉइज्ड है, कई सारी कंपनियां हैं जो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे। ठीक है धवल, आपके पास मैं आता हूँ। जो हमने बात की बजाज इलेक्ट्रिकल, हेवल्स, वी गार्ड, सूर्या रोशनी, एवररेडी जैसी कंपनियां जो हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकली कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है यहाँ पे? देखिए मेरे ख्याल से सूर्या रोशनी जो है दैट सीम्स द बेस्ट बेट, क्योंकि अगर उसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो बढ़िया है। मेरे ख्याल से जो करंट लेवल है 186 इज अ गुड लेवल टू एंट्री। स्टॉक लॉस लगाया वहाँ पे 160 और ऊपर में जो टारगेट है मेरे ख्याल से 250 270 टारगेट जो है अगले 1-1.5 साल में ही मिल सकते हैं। सूर्या रोशनी रिमेन्स द बेस्ट बेट, फॉलोड बाय हेवल्स। हेवल्स मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया कंपनी है, ओवरऑल उसकी प्रोडक्ट रेंज भी काफ़ी बड़ी है और विद स्टॉप अराउंड 330 बेसिकली। इसमें हेवल्स में जो है बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ नियरली 430 विद इन अ ईयर। चलिए ठीक है अंचल, एक पिक अगर इसमें से चूज करनी हो जहां पर फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव है, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट पॉजिटिव, वो कौन सा है? हेवल्स रजत, शानदार वैल्यूएशंस हैं, सेक्टर के मुकाबले बेहद सस्ता शेयर है। हाँ 20% जरूर चल चुका है, लेकिन अभी भी अपसाइड अच्छी है। ब्रोकर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, इस पे सिल्वेनिया को अलग कर दिया है, तो जो नुकसान हो रहा था वो खत्म होता हुआ दिखा है। 1100 करोड़ से ज्यादा की नकदी कंपनी के पास, शेयर अधिग्रहण के लिए यूज कर सकता है नकदी। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत स्पेस है कंपनी के पास एक्सपैंड करने का, एक बड़े मार्केट को कैप्चर करने का। और साथ ही ओवरऑल अगर आप देखें लाइट फैन सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, तो कहीं ना कहीं हेवल्स ब्रोकर्स मानते हैं इस समय सेक्टर में वेल प्लेस्ड अट्रैक्टिव बेट है। कौस्तुभ, आपकी राय हेवल्स पे या फिर कोई और स्टॉक इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं अभी? देखिए हमारा व्यू भी हेवल्स पे पॉजिटिव है। काफ़ी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा करेगा। और जैसे सिल्वेनिया का बात कही है वो एग्जैक्ट जैसे वी आर ऑफ द सेम पॉइंट कि उसका बेनिफिट हेवल्स को होगा। और सेकंड जो स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो वी गार्ड इंडस्ट्रीज, हालांकि उसके वैल्यूएशंस काफ़ी एट अ प्रीमियम लेवल पे है, बिकॉज स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक साल में। बट हम मेंटेन कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टॉक है ये स्पेस में, एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं ये स्टॉक पे, बिकॉज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है फंडामेंटली भी। और जो जीएसटी की बात करें, आई थिंक उसका एक बेनिफिट ये हेवल्स और वी गार्ड जैसे कंपनीज को हो सकता है। चलिए, हेवल्स और वी गार्ड जैसे स्टॉक्स हैं वो बजट से पहले आपके फोकस में रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया।